नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेते ही बिरला को आया होश, 20 सांसदों को नोटिस, मोदी शाह की उड़ी नींद की और अफसरों को बाहर निकाला, सुप्रीम आदेश की अवमानना, शाह पर नहीं करेंगे एफआईआर की, वहीं चढ़ावा चोर खोलने लगे एक दूसरे की पोल, फंस गई योगी सरकार की, साथ ही फिर झुकी सरकार, राहुल गांधी की बड़ी जीत माननी पड़ी एक और मांग की। वहीं खबर के अंत में बात होगी पंजाब में बीजेपी का गठबंधन इतने सीटों पर फाइनल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भागवत का अमेरिका में 29 को मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी बोले आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करते हैं हम। शिव कुमार बोले कर्नाटका में वंदे मातरम के 2 पैरे ही गाए जाएंगे, हम पार्टी के फैसले के साथ भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हिमाचल सीएम के खिलाफ बीजेपी का प्रिविलेज मोशन, वंदे मातरम विवाद पर स्पीकर को सौंपा नोटिस, जयराम बोले सुक्खू अपने बयान पर माफी मांगे। कैबिनेट फेरबदल में 2 मंत्रियों की सीट पक्की, टीम मोदी में मिल सकती है ये जगहें। विज्ञापन विवाद को लेकर राहुल के वुमेन फ्रीडम पर कंगना का ब्रो वेट वाला तंज, कृति सेनन के ऐड पर भिड़े नेता। चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोकी, आश्रम से निकाल कर ताला लगाने का आरोप, गुस्साए संतों ने चंदा चोर के लगाए आरोप। महाराष्ट्र में मराठी नहीं सीखना चाहते तो राज्य छोड़ दें, ऑटो चालकों से मारपीट के बाद मनसे की चेतावनी। गुरुग्राम डूबा तो बीजेपी सांसद बोले 2047 तक सब ठीक हो जाएगा, दूसरे ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। ममदानी ने मोहन भागवत का किया विरोध तो नाराज हुए उद्धव गुट, कांग्रेस ने आरएसएस पर ही उठाए सवाल। कृति सेनन का राखी वाला विज्ञापन विवाद के बाद हटाया गया, कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई थी, राहुल गांधी ने एक्ट्रेस का किया था समर्थन। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाइए, एससी के जज ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखे कई लेटर, गंभीर आरोप लगाए। चिराग ने राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, 26 करोड़ की संपत्ति वाले सुरेंद्र विवेक को बिहार की कमान सौंपी, 4 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली जगह। अमित शाह बोले देश कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी बोले स्कूल में हिजाब पहनने की नहीं मिली इजाजत, भड़के आईएमआईएम सांसद, आदेश को बताया इस्लाम पर हमला। 2029 में पीएम बनेंगे विजय थालापति, टीवीके के ऐलान पर कांग्रेस भड़की, राहुल के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं है हमको। महंगाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र परिवार बोले बेतुकी बातों में उलझाकर मुद्दे से बचने की कर रहे हैं कोशिश। समाज में दया और सद्भाव की भावना मजबूत होगी, पीएम मोदी ने ईद और ओणम की शुभकामनाएं दी। यूपी चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करे सरकार, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बढ़ाया प्रेशर। छात्रों पर लाठीचार्ज देख मन विचलित था, पटना में छात्रों के बीच पहुंची चिराग पासवान, सम्राट चौधरी से मिल रखी मांगे। जेन अल्फा और जेन-जी तक पहुंच बनाएगा चुनाव आयोग, 2029 लोकसभा चुनाव से पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में युवाओं को जोड़ेगा। कॉकरोचों पर पैनी नजर, इंटेलिजेंस विंग भी ऑन, सीजेपी मार्च को लेकर क्या है दिल्ली पुलिस की तैयारी। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। क्या संसद के नियम और दल बदल विरोधी कानून सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए हैं? 2 महीने तक फाइलों पर कुंडली मार कर बैठे लोकसभा सचिवालय को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद होश आ ही गया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को 7 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने कैसे मोदी और शाह के संख्या बल और स्पीकर ओम बिरला की कार्यशैली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है ये मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का असर दिल्ली के संसद भवन तक साफ दिखाई देने लगा है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय की गहरी नींद भी टूट गई। सचिवालय ने बुधवार को आनन फानन में सभी 20 बागी सांसदों को नोटिस थमाते हुए 7 दिन के भीतर जवाब तलब कर लिया है। 17 जून 2026 को काकोली
मुरली घोष दस्तेदार की अगुवाई में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने त्रिपुरा के एनसीपीआई में विलय का दावा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद 18 जून को दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की याचिकाएं स्पीकर को सौंपी गई थीं, लेकिन कई महीनों बाद भी स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर से एक साधारण नोटिस तक नहीं निकला। इधर मंगलवार को जैसे ही देश की सर्वोच्च अदालत ने इन सभी 20 सांसदों, जिनमें सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, सयानी घोष, यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान जैसे नाम शामिल हैं, इनको नोटिस थमाया, ठीक अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी की 18 जून की याचिका संलग्न कर बागियों से 7 दिन में जवाब मांग लिया। विपक्ष पर कार्रवाई के लिए मिनटों में एक्टिव होने वाला सिस्टम सत्ता के खेमे में बैठे बागियों पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डंडे का इंतजार क्यों करता रहा। टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी के सिंबल पर जीत कर एनडीए की गोदी में बैठने वाले सांसद सीधे तौर पर दल बदल कानून के दोषी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 दिन के इस नोटिस के बाद संविधान की मर्यादा के तहत निष्पक्ष फैसला होता है या फिर संख्या बल को बचाने का कोई नया कानूनी दांव चला जाएगा। राष्ट्रवाद और भारतीय सेना के सम्मान की दुहाई देने वाली बीजेपी का दोहरा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अपने कैबिनेट मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद कैबिनेट की बैठक में अफसरों को कमरे से बाहर निकालकर ये फैसला लिया गया है कि मंत्री विजय शाह पर केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में एक हैरान करने वाला घटनाक्रम देखने को मिला, जब कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद में मंत्री विजय शाह पर केस चलाने की अनुमति देने का मुद्दा आया तो मुख्य सचिव और चुनिंदा आला अधिकारियों को छोड़कर बाकी तमाम अफसरों को बैठक से बाहर जाने को कह दिया गया। इसके बाद बंद कमरों में सरकार ने तय किया कि विशेष जांच दल एसआईटी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह पूरा मामला 11 मई 2025 का है, जब इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक और सांप्रदायिक रंग देने वाली टिप्पणी की थी। सेना की वर्दी और एक महिला सैन्य अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान के बाद भारी जन आक्रोश पैदा हुआ था। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर भारतीय न्याय संहिता के धारा 196(1)(a) के तहत मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी में हो रही लगातार देरी पर मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था, इनफ इज इनफ, यानी बस बहुत हुआ, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट टिप्पणी की थी कि माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने यह तर्क गढ़ते हुए केस चलाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया कि मंत्री विजय शाह अब तक 22 बार, जिनमें 4 बार सार्वजनिक मंचों से माफी मांग चुके हैं। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के मुताबिक सरकार का बचाव कानूनी रूप से फाइनल नहीं है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अदालत सरकार के इस फैसले की समीक्षा कर इसे फटकार भी लगा सकती है। छात्र शक्ति के कड़े संघर्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सीधे दखल के आगे एक बार फिर बीजेपी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े हैं। महाराष्ट्र के सरकारी आदिवासी हॉस्टलों में छात्रों को बेदखल करने के लिए लाए गए 30 साल की उम्र सीमा वाले विवादास्पद नियमों को सरकार ने आखिरकार पूरी तरह से वापस ले लिया है। पुणे में 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी छात्रों का दर्द और छात्राओं के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार का सच जब राहुल गांधी ने उजागर किया तो महज 3 दिनों के भीतर फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। क्या है ये मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त को एक तुगलकी फरमान जारी कर आदिवासी हॉस्टलों में रहने की अधिकतम उम्र सीमा 26 साल तय कर दी थी। छात्रों के भारी आक्रोश के बाद सरकार ने 14 अगस्त को इसे बढ़ाकर 30 साल किया, लेकिन सरकार इस समझने में नाकाम रही कि विषम परिस्थितियों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण आदिवासी समाज के युवा अक्सर देर से उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटते हैं। इस नियम का सीधा मतलब था
हजारों गरीब आदिवासी छात्रों को शिक्षा और हॉस्टल से बेदखल करना। इसके खिलाफ पुणे के मांजरी स्थित आदिवासी हॉस्टल में 13 अगस्त से छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन 13 दिनों तक आंखें मूंदे बैठा रहा। इस आंदोलन को सबसे बड़ा मोड़ तब मिला जब 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गोष्ठ कार्यक्रम में आदिवासी छात्रों ने अपनी व्यथा रखी। एक छात्रा ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि गढ़चिरौली के हॉस्टल में लंबी छुट्टी के बाद लौटने वाली छात्राओं का जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। इस अमानवीय व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक बेहद सख्त पत्र लिखा। राहुल गांधी ने हॉस्टल की बदहाली, उम्र सीमा और छात्राओं के साथ हो रहे अपमानजनक बर्ताव पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद से नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी के पत्र और छात्रों के अड़िग आंदोलन से घबराई सरकार को फैसला पलटना पड़ा और उम्र सीमा के सभी संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। पंजाब में 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता की भूख और दोहरे चरित्र का एक बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है। बाहर से जनता के सामने 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर चुकी है। लेकिन इस बार बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को बराबर का साथी नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दबाकर बिग ब्रदर बनने की तैयारी में है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब की सियासत में कभी जूनियर पार्टनर रही बीजेपी ने 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे शिरोमणि अकाली दल बादल की लाचारी का पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन का जो फार्मूला तैयार हुआ है उसमें बीजेपी खुद 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अकालियों को सिर्फ 40 के आसपास सीटों पर समेटने की तैयारी है। इस आक्रामक रवैये के पीछे बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को ढाल बना रही है, जहां पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 23 हलकों में पहले स्थान पर रही थी, जबकि अकाली दल महज 9 सीटों पर ही बढ़त बना पाया था। इस पूरे फार्मूले को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने हाल ही में पंजाब का 2 दिवसीय गोपनीय दौरा किया। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में बंद कमरों के बैठकों में उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त दिशा निर्देश दिए। निर्देश यह है कि जनता और मीडिया के सामने सिर्फ एक ही तोता रटंत बोलनी है, हम 117 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि दिल्ली से साफ ताकीद की गई है कि कोई भी नेता अकाली दल के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, यानी जनता के सामने अकेले दम पर लड़ने का नाटक और पर्दे के पीछे सत्ता के लिए समझौते की सौदेबाजी। पंजाब बीजेपी में असली बगावत संगठन के भीतर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पाला बदल कर आए नेताओं को मलाईदार पद दिए जाने से पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस अंदरूनी असंतोष को दबाने के लिए BL संतोष ने कार्यकर्ताओं को एक अजीबोगरीब दलील दी। उन्होंने कहा, दूसरे दलों से आए नेता परिवार में आई नई बहू की तरह हैं, उनका नए सदस्य की तरह आदर और सत्कार होना चाहिए। सोचिए, जो कार्यकर्ता दशकों तक पंजाब में झंडा उठाता रहा, लाठियां खाता रहा, आज उसे किनारे करके बाहर से आए दल बदलुओं की चाकरी करने की नसीहत दी जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और उसे दबाने की कोशिशों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की निजी डायरी से सामने आई बातों ने साफ कर दिया है कि भक्तों की आस्था से ज्यादा तरजीह चुनावी नफा नुकसान को दी गई, जिसके चलते चोरी का मामला सामने आने पर भी तुरंत FIR तक दर्ज नहीं कराई गई है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हुए कथित डाके के मामले में अब ट्रस्ट और सरकार से जुड़े लोगों के बीच की आपसी खींचतान खुलकर सड़क पर आ गई है। चंपत राय की डायरी के अनुसार 7 जून को जब मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हुआ तो पुलिस में FIR इसलिए नहीं दर्ज कराई गई क्योंकि आशंका थी कि कानूनी जांच लंबी खिंच सकती है और इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यानी कानून व्यवस्था और न्याय से ऊपर चुनावी
राजनीति को रखा गया। डायरी में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चंपत राय ने लिखा है कि नृपेंद्र मिश्रा ने 4 दिनों के भीतर 14 चैनलों को इंटरव्यू देकर इस चोरी को डकैती करार दिया, जिससे समाज में गलत संदेश गया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक संत ने बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा को खलनायक की संज्ञा दी थी। साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि इस पूरे मामले की जानकारी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तक किसने पहुंचाई और सिस्टम के भीतर बैठा असली भेदिया कौन है। डायरी के मुताबिक 8 जून को नृपेंद्र मिश्रा और एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल अयोध्या पहुंचे थे। जब नृपेंद्र मिश्रा ने एफआईआर न होने पर सवाल किया तो चंपत राय ने तर्क दिया कि पुलिस को केस देने पर कार्रवाई के अधिकार उनके पास चले जाते। इसके बाद चंपत राय ने दावा किया कि उन्होंने पुलिसिया जांच की बजाय खुद 3 दिनों तक 11 घंटे बैठकर चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने स्तर पर वापस प्राप्त किया। मामले को दबाने के लिए मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में संतों के साथ गोपनीय बैठकें की गई और उन्हें खबरों पर ध्यान न देने को कहा गया। मामला इतना संवेदनशील था कि 11 जून को खराब तबीयत के बावजूद चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लखनऊ बुलाया गया, जहां आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैया जी जोशी से मुलाकात कर पूरी स्थिति पर चर्चा हुई। इसके बाद 4 जुलाई को नृपेंद्र मिश्रा का अचानक अयोध्या का प्लेन टिकट रद्द करना और 23 जून के बाद मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेना यह दिखाता है कि पूरे मामले में लीपापोती की पुरजोर कोशिश की गई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।